नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास पारासर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल शुरुआत हो गई है संघर्ष टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज की और पहला वीडियो जो है बहुत प्यार मिला। आप सब लोगों ने वीडियो बहुत देखा है, उससे मोटिवेशन लिया है, आपने इंस्पिरेशन लिया है। तो आज जो है मैं आपके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ के बात करने वाला हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में जो आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया, मैं चाहता हूं आगे भी ये आप बनाए रखें। आज मैं बता दूं, हमारे साथ वो हैं जिन्होंने अपने जीवन के 17 साल जो हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पढ़ाने में दिए हैं। इतना लंबा समय दोस्तों किसी ने दिया है पढ़ाने के लिए, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर वंचना सिंह परिहार की। पहले मैं मैडम के बारे में आपको बता देता हूं और इस वीडियो के लिए भी आपको बता देता हूं कि क्या-क्या आज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब चूंकि एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो जून से पोस्टपोन होकर जुलाई में पहुंच गया। 25 जुलाई की डेट डिसाइड हुई है। अब 25 जुलाई के लिए काफी लोगों के लिए ये जो समय है ये पर्याप्त है प्रीलिम्स के लिए। जो लोग पहले नहीं दे पा रहे थे या जिनका माइंडसेट नहीं था, अब उन्होंने अपने आप को फ्रेम कर लिया है, दिमाग बना लिया है कि हम भी अब जुलाई में अटेम्प्ट देंगे, क्योंकि काफी टाइम मिल गया है। जो नए बिगनर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको ये टाइम मिल गया है। तो मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन के 17 साल जो हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पढ़ाने में निकाले हैं, डॉक्टर वंचना सिंह परिहार की। वर्तमान में मैडम जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डब्ल्यूसीडी में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वन स्टॉप सेंटर इंदौर की। इनके काम को इतना सराहा जाता है, हमेशा न्यूज हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर्स में मैडम रहती हैं, क्योंकि इनका काम इतना अच्छा है। इंदौर लेवल पर जब ये काम करते हैं तो सभी जगह सारे अधिकारी हों, कलेक्टर हों, सब कुछ जो है मिलकर इनको तारीफ करते हैं, बताते हैं कि इनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो वो सारी बातें मैं जानूंगा। जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा: विकास कुमार आनंद, ऋतु उपाध्याय, प्रियंका, सुशील कुमार। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसी पोस्ट पर जो हैं मैडम का गाइडेंस पाकर चयनित हुए हैं। दोस्तों, मैडम के प्रोफाइल में थोड़ा सा और बताता हूं, क्योंकि इतना इतना इम्पैक्टफुल प्रोफाइल कम ही देखने को मिलता है। जब मैंने देखा तो आई गॉट शॉक कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इतने सारे काम कैसे कर सकता है। मैडम ने भी यूपीएससी के जो है 3 अटेम्प्ट लिए हैं, 4 बार एमपीपीएससी अपीयर किया है, एंड नाउ ही सेलेक्टेड एज गेजेटेड ऑफिसर फ्रॉम द पीएससी 2013। 2013 में जो पीएससी हुआ उससे मैडम आज गेजेटेड ऑफिसर हैं। शी इज ऑल्सो यूजीसी नेट क्वालिफाइड, मैडम ने नेट भी किया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा एमएससी, एमफिल, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कहूं तो एमए एंड पीएचडी इन सोशोलॉजी। ये मैडम की इतनी सारी प्रोफाइल तो है ही, इतना सारा एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, मुझे तो ये आश्चर्य होता है। बहुत बहुत बधाई मैडम, इतनी बड़ी प्रोफाइल है कि मुझे पढ़ने में ही आप देखें 1 मिनट से ज्यादा का समय लग गया है पूरा। सबसे जरूरी जो बात है मैडम, मैं पहले वो बता दूं हमारे जो लर्नर्स हैं उनको, कि कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो हमारी सरकार के द्वारा इन्हें इनके कार्य के लिए दिए गए हैं। इन्हें मातृशक्ति सम्मान भी मिल चुका है और नारी रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। लेकिन सवाल अब ये है मैडम कि 45 दिन जो है हमारे नए स्टूडेंट्स के पास बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, जो बहुत ही कीमती समय है। उन 45 दिन की रणनीति पर मैं आज आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा और साथ ही साथ आपकी जर्नी भी मैं जानूंगा कि कैसे आपने जो है अपने संघर्ष को जारी रखा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू विकास सर। मेरा पहला प्रश्न मैडम ये है कि जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसा कि हमने पहले पार्ट में भी, मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था उसमें भी आपने विस्तार से अपने संघर्ष की कहानी बताई थी। तो जो लड़कियां हैं, है ना, जो तैयारी कर रही हैं, कुछ लोग शादी, कुछ लड़कियां शादी के बाद तैयारियां करती हैं एमपीपीएससी की, कुछ शादी के पहले से भी तैयारी कर रही होती हैं जब तक उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं खास तौर से लड़कियों के लिए होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैट्रियोटिक जो सोसाइटी होती है उसका इम्पैक्ट रहता ही है। मतलब चाहते ही है माँ बाप भी, एक लिमिट तक आपको छूट देते हैं, परमिशन देते हैं पढ़ने की। तो क्या कुछ ऐसी परेशानियां जो है वो लड़कियों के जीवन में होती हैं जो पीएससी की तैयारी करती हैं? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नो डाउट मैं उम्मीद करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो मेरे जवाब हैं वो
मेल फीमेल में कोई किसी प्रकार का विभेद ना लाएं, सभी के लिए बराबर मोटिवेशन रहे। लेकिन एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि जो मेरी कहानी है वो लड़कियों को, मैरिड लड़कियों को बहुत मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि हम जिस पितृसत्तात्मक समाज में रह रहे हैं, यहाँ पर लड़कियों को, चाहे वो बिफोर मैरिज हो चाहे वो आफ्टर मैरिज हो, दोनों ही फैमिली में उनके साथ एक सिक्योरिटी पर्पस जुड़ा होता है। मतलब पेरेंट्स हो, भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, इन लॉज हो, कोई भी हो, सभी के लिए पहला कंसर्न होता है कि उस लड़की की सिक्योरिटी। और ये जो सिक्योरिटी पर्पस होता है, इस वजह से लड़कियों को घर से फ्रीली बाहर जाने को नहीं मिलता है। मतलब आप वैसे कितने भी, मतलब कितनी भी मॉडर्न सोच की फैमिली हो, कितनी भी एजुकेटेड फैमिली हो, कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि अगर अकेले लड़की को बाहर भेजेंगे तो कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। तो ये चीज सबके साथ रहती है और मेरे साथ भी घटी। नो डाउट मैं, मतलब एज अगर एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। माय फादर वाज गस्टेड ऑफिसर। लेकिन यही चीज रही कि जब मैं 12th के बाद इलाहाबाद जाना चाहती थी, माय फादर वाज जेलर एट दैट टाइम इन रीवा। तो मैं रीवा से इलाहाबाद पास में था, तो 12th पास आउट करके मैं रीवा जाना चाहती थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी। मन में बचपन से ही था, पूरी तैयारी हो गई। मैंने पहले भी बताया था कि इसलिए इसमें शॉर्ट में करूंगी। पूरी तैयारी के बाद भी, मतलब मॉर्निंग में जब इलाहाबाद निकलना था, तो घर में मम्मी मना कर दी कि नहीं, अभी बहुत छोटी है, अभी उम्र ही कितनी हुई है। इलाहाबाद जैसे शहर में, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ 99 की बात, 1999 2000 की बात मैं बता रही हूँ। तो 1999 में सब ऐसे, मतलब इलाहाबाद के नाम से लोग डरा करते थे कि लड़की को अकेले इलाहाबाद कैसे भेज देंगे। जबकि रीवा से 2-3 घंटे का रास्ता है। नहीं भेजा गया, बोला गया नहीं, जितना तुमको पढ़ाई करनी है हम सारा तुमको फैसिलिटी देंगे, रीवा में ही करो। अब यूपीएससी और जैसा अभी आजकल चलता है यूजी बैच चलते हैं, ऐसे हम लोग के समय में कुछ भी नहीं था और रीवा में नो डाउट कुछ भी नहीं था। किसी भी प्रकार से कोई सिविल सर्विसेज का स्कोप नहीं था। मैंने भी मॉडर्न साइंस कॉलेज में बीएससी फिजिक्स, कंप्यूटर में, मैथ्स में एडमिशन लिया और दबे मन से तैयारी करती रहती थी। जो भी सीनियर्स सिलेक्ट होते थे उनसे मिल लेती थी, करती थी। मतलब अगर घर वालों ने मुझे मना कर दिया तो मैंने अपना सपना नहीं तोड़ा कि मुझे नहीं करना है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और मैं जो भी मेरे सीनियर्स मिलते थे उनसे पूछती थी और धीरे धीरे अपना पढ़ती रहती थी। धीरे धीरे फिर वही पीजी की बात आई, पीजी में भी यही हुआ। फिर वही सबसे बड़ी बात आती थी कि बाहर कैसे भेजा जाए, तो जहाँ पे भाई रह रहा है वहां पर। मैं चाहूंगा आपको 1 सेकंड। जी जी मैम, कैरी ऑन। तो हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि सिक्योरिटी पर्पज से बाहर भेजने में बड़ा दिक्कत होती है, जो मैंने भी उसको फेस किया है। और यही बात हर लड़की के साथ होती है कि भाई जब शादी हो जाएगी तो अपने हिसाब से देख लेना, जैसा तुम्हारी फैमिली वाले अलाउ करें। अब शादी के बाद भी लड़कियों के साथ क्या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस नई फैमिली में वो गई हैं तो सबको जानती हैं, पहचानती हैं। भाई एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आके उसके साथ एडजस्ट करना। और सबसे बड़ी बात होती है कि बेटी होके तो फिर भी वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं पेरेंट्स से, बट एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में उनके साथ जो जवाबदारियां जुड़ती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ती हैं, उनको वो डिनाई नहीं कर सकती हैं। मतलब मन में खुशी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अपने ही करियर, अपने ही सपने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर अगर उसमें चलो आपको थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है फैमिली का, उसके बाद भी क्या हो रहा है, बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के साथ तो एक माँ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पाती है। तो यही जो एक इन जनरल लड़कियों के साथ होता है वो मेरे साथ भी घटित हुआ। और ऐसे समय में तैयारी करना, इंटरव्यू तक पहुंचना, फिर किसी कारण से वापस, अपन की तो ये जर्नी ही ऐसी होती है कि अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप वापस से जीरो पे आ जाते हो और फिर से आपको प्री की तैयारी करना है। मैडम मैं यहाँ पर रोकना भी चाहूंगा। मैंने जैसा पहले इंटरव्यू में भी मैंने इस पे चर्चा की है कि जब एक किस्सा मुझे याद आ रहा है जो मैंने पहले इंटरव्यू में आपने मेरे साथ शेयर किया था, और जो है लड़कियों ने भी उसे काफी सीरियसली समझा भी था उस मुद्दे को,
कि मुझे याद है कि आप जब एग्जाम टाइम था और आप एग्जाम देने जो है एक ऑटो से जा रहे थे और उस समय आप प्रेग्नेंट थी। तो ये बहुत मार्मिक किस्सा उस समय का था। मैं मतलब आज सोचता हूँ तो आज भी मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। और वहाँ मतलब एक मिसकैरेज की समस्या आपको हो गई थी। तो ये एक बहुत एक बहुत ही कठिन समय आपके लिए रहा होगा। तो कैसे मतलब फैमिली भी रहती है कि भई आप एग्ज़ाम देने भी गए, आपने अपनी वो बातें भी रखी और फिर इस तरह तरह की घटना जो है, किस तरीके से इस घटना ने आपको अंदर से तोड़ दिया? सर एक्चुअली क्या था कि 2010 में मेरी बेटी हुई थी जी, और 2 साल से मतलब 2009, 2010 और मैंने एमपीपीएससी नहीं दी थी क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी। जी, 2011 में पीएससी आई नहीं थी। फिर उसके बाद 2012 में पीएससी आई थी। तो 2012 में जब पीएससी आई तो मेरा मतलब 3rd मंथ चल रहा था, आई वाज़ कंसीव्ड। तो वहाँ पर मैं चूँकि अब घर मतलब हस्बैंड से परमिशन लेके मैं रीवा आई, माय फादर जी, वाज़ पोस्टेड देयर। तो अब कोचिंग करने का मन हुआ क्योंकि 2 साल से 3 साल से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। जी, पीएससी और यूपीएससी के टच में जितना ज़्यादा नहीं थी। तो जी, मुझे लग रहा था कि नहीं अच्छी तैयारी हो जाए, तो कोचिंग जाती थी। तो मतलब एग्ज़ाम तो नहीं था, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की। तो मैं कोचिंग जा रही थी एक्चुअली शाम को और ऑटो से जा रही थी, तो घर के थोड़ी पहले ही बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था और ऑटो वाले ने बहुत बुरी तरीके से मतलब हाई स्पीड में था, तो वो जी। बहुत जंप हो गया और घर आई तो इट वाज़ जस्ट अ मिसकैरेज और ओह डॉक्टर ने गॉड! बिल्कुल मना कर दिया। जी, ऐसी परिस्थिति में बहुत मतलब अब आप समझ सकते हैं कि किसी माँ के लिए ये बहुत बड़ी ही बात होती है और आज भी बिल्कुल, मेरे रोए बिल्कुल। खड़े हो जाते हैं उस घटना को याद करके। 7 दिन तो मैं बहुत रोई थी नो डाउट, 1 हफ्ते तो मैं सँभाल नहीं पा रही थी खुद को। लेकिन मतलब विदिन 10 डेज़ मैंने अपने मन में बस यही चीज़ सोची थी कि इस एमपीपीएससी की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। गॉड! आप बिल्कुल भी मतलब आप एक संघर्ष की मिसाल हैं, आपने अपने कर्तव्यों को हमेशा निभाया है। दोस्तों बता दूँ आज भी जो बच्चे हैं मैडम के, एक बेटा-बेटी इतने अच्छे से मतलब उनका पालन-पोषण करना, उनकी देख-रेख करना, अपनी ड्यूटी भी करना मतलब मैं फ़ोन करता हूँ कभी भी कि मैडम आप कहाँ हैं? तो मैं वन स्टॉप सेंटर में हूँ। क्योंकि ये जो सेंटर है, ये ऐसे लोगों की ही हेल्प करता है, जो परिवार से कहीं न कहीं जिनको मानसिक ताड़ना मिली है, जो भाग के आए हैं, कुछ ऐसी तमाम जो समस्याएँ हैं, उनको ये बैठ के इतने तन्मयता के साथ सॉल्व करती हैं। बिल्कुल एक गार्जियन की तरह समझाती हैं। जो लड़कियाँ जो बच्चा कंसीव कर लेती है पहले ही शादी के पहले ऐसी लड़कियाँ भी आती हैं। मैंने इनकी कार्यप्रणाली को बहुत नज़दीकी से देखा है। ये अपने आप में संघर्ष की एक ज़बरदस्त मिसाल है। एक महिला होकर अपने अपने पोज़ीशन को इस लेवल तक ले जाना, आपने साबित किया है कि पुरुष और महिलाओं में जो जेंडर का जो भेदभाव है, ये कभी कोई एक भेदभाव नहीं बन सकता और आप ऐसी तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा हैं, जो इंटरव्यू देख रही हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं और वो जो अपनी किस्मत को कोसती हैं कि मैंने अगर एक स्टेप लिया होता, तो आज मैं भी एक ऑफिसर होती। आप उनके लिए एक बेशक एक बड़ी प्रेरणा हैं। मैडम के जो हस्बैंड हैं, वो कमांडेंट हैं ऑलरेडी बीएसएफ में। ही इज़ गॉट पोस्टेड राइट नाउ इन कश्मीर। तो आप देखें कि अकेले फैमिली में इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाना है, ये वाक़ई एक चैलेंजिंग टास्क होता है। एक माँ का काम, एक प्रशासक का काम और आप समझिए एक बेटी के उत्तरदायित्व, एक पत्नी के उत्तरदायित्व, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ एक छत के नीचे रह के निभाना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स नॉट चाइल्ड केक, इट्स डेफिनिटली अ हार्ड नट टू क्रैक। तो दोस्तों ये कहानी इसीलिए मैं आपके सामने लेके आ रहा था। बार-बार मैं चाह रहा था कि मैडम समय दें, मेरे कहने पर समय भी दिया उन्होंने ये बातें रखी। बहुत-बहुत सलाम है मैडम आपके इस संघर्ष की कहानी को। अभी चूँकि बस सर 45 मैं दिन हाँ। मैडम जी, मैं बस एक चीज़ यहाँ पर जो मैं अधूरा छोड़ गई, थोड़े इमोशंस आ गए प्लीज़, थे। प्लीज़, प्लीज़। मैंने सर बस उसी दिन फाइनल कर लिया था कि जिस चीज़ की वज़ह से मैंने इतनी बड़ी चीज़ खोई है, जी, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगी, मैं रुकूँगी नहीं। ग्रेट। ये एक ऐसा समय था जब जी, मुझे घरवाले सब बोल रहे थे कि डॉक्टर ने भी बोला था कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप 3-3 4-4 घंटे की कोचिंग में बैठ सकें। मैंने कहा कि नहीं, अब जितना मेरा खोना था मैं खो चुकी हूँ, उससे बड़ा
मेरे पास कुछ भी हानि नहीं है। एक माँ के लिए उसके बच्चे से ज़्यादा बड़ी हानि कुछ नहीं है। और इतनी बड़ी हानि जिस चीज़ के लिए मैंने उठाई है, जी, उसमें सिलेक्शन तो मुझे लेना ही लेना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट मैंने पे कर दी थी, अब जी, मुझे बस आगे करना था। मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे तुरंत एक गाड़ी खरीदना है, क्योंकि ऑटो से मुझे डर लगने लग गया था। तो फिर तुरंत ही विदिन मतलब 15 डेज़ मैंने एक्टिवा ली और जी, फिर मैं वापस से उसी तरीके से लग गई और किस्मत साथ दी, मेरी मेहनत भी साथ दी, सबका आशीर्वाद साथ दिया। 12 पीएससी में भी इंटरव्यू कॉल हुआ, बट 12 में कोर्ट केस हो गया। पहले भी मैं बताई बड़ा डिमोटिवेशन होता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर किस्मत फिर साथ दी। भगवान ने सोचा कि नहीं इसको करवा देते हैं कुछ, 2013 पीएससी तुरंत आ गई। 13 पीएससी में भी प्री मेंस दोनों क्लियर हुआ, इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट दिस गस्टेड पोस्ट। तो जब प्रायोरिटी भरी जा रही थी मैं आपको बताऊं तो वहां पर मैंने बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर की पोस्ट भरी थी, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही चीज था कि मुझे कुछ भी करना है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा करना है कि वो पढ़ सके, क्योंकि मेरे अभी भी मेरा सपना है। मुझे नहीं पता है इन फ्यूचर मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़ेंगे, लेकिन मेरा मन है, मेरा सपना है कि जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य क्षेत्र में गर्ल्स यूनिवर्सिटी डालने की, वहां पर सिविल सर्विसेज के लिए लड़कियों के लिए बहुत बड़ा हब बनाने की। वाह! क्योंकि बाकी सब जगह है वहां, लेकिन गांव की लड़कियां बेचारी बाहर नहीं आ पाती हैं। बड़े जी, बड़े पैसे वालों के भी लोग नहीं भेजते हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और इस नेक काम के लिए काम करें। ये मेरा कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, लेकिन जब भी कभी मेरे पास आएगा इतना पैसा, इतनी थोड़ी सी सहयोग लोगों का रहेगा, तो मैं विंध्य प्रदेश में जरूर, जैसे अपन का वनस्थली गर्ल्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लड़कियां आराम से पढ़ सकती हैं, ताकि पेरेंट्स भेज देते हैं कि चलो ठीक है को जी, एड नहीं है, गर्ल्स है, तो ऐसा मैं जरूर वहां करूंगी जहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करवाऊंगी। ग्रेट, सलाम है तो आपकी सोच ये को, तो बिल्कुल मैडम। अभी 45 दिन का ये जो समय बचा है, क्योंकि पीएससी ने अपना शेड्यूल वापस से चेंज किया है और अब एग्ज़ाम जो है 25th ऑफ जुलाई को जो है होगा, पोस्टपोन किया गया है जून से। तो इस पर जो है कहीं न कहीं ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सोचा कि अगर 20 को हो गया, तो कई लोगों के लिए समय की कमी थी और कई लोगों के लिए ये ज़्यादा समय था। तो अब 45 दिन में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या रणनीति रखें, कैसे हम इन 45 दिन का उपयोग कर सकते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ मैडम, ताकि जो लड़के-लड़कियाँ जो भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। हाँ सर, ये तो मेरा मतलब मुझे अच्छा है कि मैं ये बता पाऊंगी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे, आपके जरिए बहुत जी, सारे लोग समझ सकेंगे। जी, प्री की जो तैयारी होती है, मैं जी, सभी एस्पिरेंट्स से यही बोलूंगी कि आप लोग इसको हवा मत बनाओ कि अब क्या करें, सिलेबस चेंज हो गया। सबसे पहली बात तो ये है, जिन बच्चों के मन में ये आ गया है कि 2019 प्री और 2020 प्री के सिलेबस में बहुत परिवर्तन है, तो जी, बिल्कुल इसको मन से निकाल दिए। 2020 पीएससी प्री का सिलेबस बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, एकदम क्लासिफाई है कि कहाँ पर क्या करना है। जी, अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 यूनिट एमपी की है। मतलब मध्य प्रदेश हम पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते थे। आज उसने स्पेसिफाई कर दिया, 3 यूनिट बना दिए। तीन जी, यूनिट बना दिए, इसका मतलब है कि सीधे सीधे 30 क्वेश्चन आपके एमपी से आने हैं। मतलब एमपी पहले भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता था और जी, आज नए सिलेबस के हिसाब से और एक्स्ट्रा वेटेज रख रहा है। तो 30 क्वेश्चंस अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमपी से, तो इन 45 दिनों में मेरे हिसाब से 10 दिन आपको एमपी को देना चाहिए। जिन्होंने जी, पहले तैयारी कर रखी है एमपी की, उनको इतना समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 3 से 4 दिन में एमपी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जी, जिन्होंने एमपी अभी नहीं तैयार किया है, जो नए बच्चे 25 जुलाई के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 10 दिन में बिल्कुल एमपी इतने अच्छे से तैयार कर लें कि एमपी का कोई भी क्वेश्चन उनसे मिस ना हो। क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जी, उनका और आपका कंपटीशन एमपी के क्वेश्चंस पर होगा। जी, यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जी, उनका एमपी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। जी, बिहार, राजस्थान, यूपी, यहाँ से जो बच्चे आते हैं छत्तीसगढ़ से, अपने हुँ, अपने स्टेट के जीएस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जी, आउटसाइडर से कॉम्पीट करना है आपको, तो आपका एमपी स्ट्रांग रहेगा, तो नो डाउट आप आउटसाइडर से आगे बढ़ोगे। तो जी, एमपी को आप 10 डेज दीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगी जो लोगों को ये लग रहा है कि नया जुड़ा है,
जैसे यूनिट 7 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, इसको सब कह रहे हैं नया जुड़ा है। नया बिल्कुल भी कुछ नहीं जुड़ा है, स्पेसिफाई कर दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी आप पहले भी पढ़ते थे, आप इन्वायरमेंट पहले भी पढ़ते थे, इकोलॉजी आप पहले भी पढ़ते थे, कृषि आप 2019 के मेंस तक पढ़े हैं, 2019 के मेंस में भी पढ़े हैं। और कृषि जो होता है ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी होता है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी होता है। तो आप वो पढ़ते हो, हरित क्रांति आप पढ़ते हो, इरिगेशन आप पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ते हो। तो जो भी चीज, जैसे अब उसमें आप बोलो लिखा हुआ है मानव शरीर की संरचना, तो आप तो पहले भी पढ़ते हो, स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, आप पूरा स्टमक पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो। मतलब सिलेबस में कुछ भी नया नहीं जुड़ा है। बस जो चीजें हम केवल साइंस, विज्ञान एवं तकनीकी लिखा रहता था, उससे हमने सिलेबस में क्या किया है, छोटी छोटी चीजें करके 1 2 3 4 ऐसा लिख के हमने लिख दिया है। पॉल्यूशन आप पढ़ते थे, आपदा प्रबंधन आप पढ़ते थे, समस्त प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आप पढ़ते थे, बाढ़ हो गया, कुछ भी। तो ये सारी चीजें जो आपके पुराने सिलेबस में वही हैं, बस उनको पढ़ने का तरीका है। तो अगर आप नए हो इस चीज के लिए, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप एक तरफ से किसी भी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो पुराना अपना पढ़ रहे हैं वो अपने नोट्स से उसी तरीके से पढ़ते हैं। नए बच्चे किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाएं और इस यूनिट को 5 दिन के अंदर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें। एक ही यूनिट को आपको 5 दिन देना है। अगर यूनिट 7 की हम बात करते हैं, विज्ञान और पर्यावरण, इसी के बाद अपन यूनिट 9 की बात करते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम हमेशा पढ़ें। हम जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हर साल हमारे पास आते थे, उसमें हम देखते थे कि 5 क्वेश्चन आपके ई कॉमर्स में से रहते थे, टेक्नोलॉजी में से रहते थे, आईटी से रहते थे। तो वही सारी चीजें हैं। साइबर क्राइम हमेशा से आता था, आज भी साइबर क्राइम है। मतलब आपको जो चीजें पहले आप एक शब्द लिखा रहता था तो पढ़ते थे, उसी को इसने यूनिट बना दिया है, ज्यादा इजी बना दिया है, क्योंकि आपको बता दिया गया है, बाइफरकेट कर दिया गया है कि ये चीजें स्पेशली आपसे पूछी जाएंगी। और जब ये चीजें आपको स्पेशली पूछी जाएंगी, तो आपको उससे क्वेश्चन इजिली बाहर आ जाते हैं। तो 5 दिन आप लगाइए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। अगेन आता है आपका राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। अब सभी कोई बोल रहे हैं कि जो बॉडीज आई है वो नहीं आई है। कहाँ से नहीं आई? सारी बॉडीज आप पार्ट ऑफ पॉलिटी पढ़ते थे। आप सारी जो बॉडीज हैं, जब पॉलिटी हम तैयार करते थे, पॉलिटी में हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, कोई भी चीज ऐसे उसमें नई नहीं है। तो ये तो आपको बेनिफिट हो गया कि पॉलिटी की 2 यूनिट हो गई आपकी। मतलब पॉलिटी आपके पास 2 यूनिट हो गई है, पॉलिटी का वेटेज बढ़ गया है। तो पॉलिटी का वेटेज बढ़ गया है, जिनकी पॉलिटी अच्छी स्ट्रांग है वो तो 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा। जिसकी वीक है वो दोनों यूनिट मिला के, मतलब यूनिट 5 और यूनिट 10, इन 2 यूनिट को मिला के, जिसमें थोड़ा सा पार्ट आपका क्या रहेगा, सॉरी 6 और 10, जिसमें इकोनॉमिक्स के भी 1-2 पॉइंट रहेंगे। तो 10 डेज में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। यूनिट 6 और यूनिट 10 ये आपको 10 डेज में कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी के लिए 5 दिन देना है। ज्योग्राफी के साथ आपका एनवायरनमेंट भी जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे जो सारी चारों, मतलब पूरी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, इसको आपको 5 डेज देना है। और इसके अलावा जो आपके 5 डेज बच रहे हैं, उसमें आपको करंट अफेयर्स करना है। तो इस प्रकार से 45 डेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। और उसके बावजूद आपके पास 7 डेज बचेंगे 25 जुलाई तक के लिए, जो 7 डेज आपको रिवीजन के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप फोकस्ड पढ़ेंगे कि हाँ इतने दिन में हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, और बीच में एक रिवाइज मार लीजिए जल्दी से। और यहाँ पर एक चीज, बहुत कुछ बच्चे मुझसे बहुत फोन करके पूछते हैं कि मैडम हम ऑब्जेक्टिव लगाएं कि नोट्स पढ़ें। तो सबसे पहली बात है, नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नोट्स आपको रटे रहेंगे तब तो जी कैरी ऑन मैम। तो अपने को ये है कि अपने को सीधा सीधा सा है कि फोकस्ड होना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तब लगाइए जब आपका थ्योरी पोर्शन तैयार हो चुका है। और ऑब्जेक्टिव में केवल ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर टिक कर लिया और ऐसे आंख बंद करके याद कर लिए। वो रटने वाली चीजें जो होती हैं एग्जाम में भूल जाती हैं। जो भी चीजें आप करिए उसको बिल्कुल दिमाग में बैठाइए विथ लॉजिक। जब आपकी स्टडी विथ लॉजिक रहती है, एनालिटिकल रहती है, तो वो बहुत अच्छी सक्सेस होती है। और सबसे अच्छी चीज आपकी ये रहती है कि जब आप ऐसे यूनिट वाइज आपने देख लिया कि कौन सा टॉपिक आपको कितना इंपॉर्टेंस देने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। ये मैंने बताया है इन जनरल कि इतने दिन इसमें दीजिए।
जिनका पहले से तैयार है, जी जिनका पहले से तैयार है, जैसे किसी का ज्योग्राफी पूरा तैयार है, जी तो वो ज्योग्राफी में 5 दिन क्यों देगा? वो 1 दिन देगा, रिवाइज कर लेगा, ऑब्जेक्टिव लगाएगा। जी तो जिनका तैयार है, वो अपनी स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना रिवीजन करें। जिनका तैयार नहीं है, वो पहले थ्योरी तैयार करें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने एमपीपीएससी के 10 साल के प्री के पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एमपीपीएससी रिपीट करता है, जी रिपीटिशन होता है। अगर आपको 40% क्वेश्चन भी, मैं कहती हूँ 20% क्वेश्चन भी रिपीट हो जा रहे हैं, तो भी जी आपको बहुत फायदा है कि 20 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, उनके सही आंसर मिल जा रहे हैं। जी तो वैसा जरूर करें। तो इतना मेरे हिसाब से कि इस तरह से करेंगे तो जरूर हो जाएगा। फ्लो जी चार्ट के माध्यम से करें, डायग्राम बनाएं, फ्लो जी चार्ट बनाएं, कुछ अच्छी अच्छी कोडिंग होती है, वो जी कोडिंग आपको रिलेट करती है एग्जाम में और सॉल्व करने में। और जी प्री का जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो जी प्री के क्वेश्चन पेपर में जब आप आंसर टिक करते हो, तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होता है कि ये तो फाइनल है, जी तो उसको तो आप फाइनल लगा देते हो। जी जब क्वेश्चन के आंसर में आपको नहीं पता होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस मतलब कि हमको ये पता है कि इसका आंसर ये नहीं है तो उसको क्रॉस करो, देन अच्छा ये भी नहीं है तो उसको क्रॉस करो। तो जब आपको ये कंफर्म रहता है कि ये 3 तो है ही नहीं है, तो भले ही हमको उसका आंसर नहीं पता है, जी चौथा ऑब्वियस से उसी का आंसर होगा। तो जब हमको आंसर नहीं पता होते, तो तुक्का हम ऐसे लगाते हैं। और तुक्का एमपीपीएससी में हंसी मजाक है, लेकिन एमपीपीएससी के तुक्के में एक बात बताऊं, जी कि जो सबसे लंबा सेंटेंस लिखा होता है ना, नॉर्मली वो सही आंसर होता है। जैसे 4 ऑप्शन लिखे हैं, जी 4 ऑप्शन में जी 4 ऑप्शन में 3 छोटे-छोटे लिखे हैं, एक बहुत बड़ा-सा लिखा हुआ है, जी एक लाइन का पूरा। तो ये समझ लीजिए कि 90% उम्मीद होती है कि वो लंबा वाला होगा, जी क्योंकि लिखने के आलस में सभी आलस ही करते हैं। तो ये ऐसा रहता है कि वो हो जाते हैं आंसर। लेकिन अगर आपको पता है आंसर, तो उसमें फिर मत सोचिएगा कि अरे मैडम ने तो लंबा वाला बताया था, लेकिन इसका आंसर तो मुझे पता है कि छोटा वाला है। तो जब जी कंफर्म है आंसर में, तो तुक्का नहीं लगाना है, जी जो है उसी को लगाना है। जी तो ये थोड़ा मेरी तरफ से जो है सजेशन रहेगा। जी और अगर कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं, तो वो फिर मुझसे पूछ लेंगे, आई विल कन्वे। श्योर श्योर मैम। अक्सर एक क्वेश्चन और होता है स्टूडेंट्स का, 1 सेकेंड। जी मैम, अक्सर जैसे एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स का होता है कि हम सक्सेस स्टोरी सबकी शेयर करते हैं हमेशा से कि ये इन्होंने ऐसे अपनी सक्सेस, लेकिन क्या ऐसी जरूरी बातें हैं जब हम पीएससी जैसे प्रीलिम्स देने जाएंगे? बहुत सारे लोग आपके बताए हुए स्ट्रैटेजी से बहुत फायदा होना है डेफिनेटली, कि हमें किस तरीके से रिवीजन करना है ये भी दोस्तों आपने सीखा। कभी ऐसा लगता है कि हमें उसका आंसर नहीं पता, तो क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है जिसे हम तुक्का लगाने की तकनीक कहते हैं, उस पे भी मैडम ने अपने विचार रखे और उसमें भी आपको क्या सावधानी बरतनी है वो भी डिटेल में बताया। साथ ही साथ सिलेबस को मैडम ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि 2019 और 2020 जो सिलेबस बदले हैं, उन बदलाव में क्या इंपॉर्टेंट बदलाव हैं और कितना इजी हो सकता है ये नया सिलेबस आपके लिए, इस पे भी चर्चा की। तो अगला सवाल ये है कि क्या ऐसी जरूरी बातें हैं जब हम जुलाई में एग्जाम देने जाएंगे, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं जो सीख रहे देख रहे हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं, जिन खास बातें हैं जिनको दिमाग में रखना जरूरी है, जो गलतियां वो वहां ना करें? हाँ सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी इसके लिए तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मतलब हो सकता है मुझे बहुत सारे लोग बोले कि बड़ी निष्ठुर टाइप की हैं ये तो, लेकिन मैं आपको बोलूं कि यदि आप एमपीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, जी डोंट बी इमोशनल। ये 45 से 50 दिन आपकी जिंदगी के वो दिन हैं जी जिसमें आप कुछ पा सकते हो। जी खोने के लिए तो फिर दुनिया ही पड़ी है, लेकिन हाँ, कुछ पाने के लिए जो है वो आपका है सिलेक्शन। इसके लिए आपको दोस्ती, यारी, सबसे पहले दिमाग में ये रखना, सारे रिश्ते भूल जाइए। आपका रिश्ता केवल आपकी किताब, जी आपके सपने से है। जी जब आप ये कर लिए, ना तो आपको दोस्तों से मतलब, मैं तो ये कहूंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं आप उसको लेफ्ट कर दो। हम्म, 25 ऑफ जुलाई को शाम को 5 बजे आप वापस इंस्टॉल कर लेना, बट आप लेफ्ट करो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कुछ भी नहीं देगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप 25 जुलाई को पेपर देने जाओगे, जी आपको 20 जुलाई तक आप नॉर्मल रहोगे, खुद में नॉर्मल फील करोगे, हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे। 20 जुलाई के बाद आपकी अगर तैयारी अच्छी है, तो वेल एंड गुड।
आप कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो मैंने पढ़ लिया। यदि तैयारी में चूक होने लगेगी तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हो। जी आप में हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत सारे बच्चे इस पेंडेमिक में ऐसी ऐसी दुर्घटनाओं का को झेल रहे होंगे जो हर किसी के लायक नहीं होगी। जी तो एग्जाम के पहले जिनके साथ भी कुछ दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जी बहुत सारे परिवार में बहुत सारी चीजें, जी इकोनॉमिकली, सोशली, या फिर आपके खुद के परिवार में किसी के, भगवान न करे, मैं जिस जो लोग सुन रहे हैं किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटित हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं किसी के पेरेंट्स के साथ कुछ हो गया है, किसी के भाई का, किसी का कुछ, बहुत सारी घटनाएं। ऐसे समय पे अपने आप को, खुद को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेट का आपको होना है। और सेल्फ मोटिवेशन यही होता है कि जो आपके पास से गया है जी उसका आपके लिए क्या सपना था, उसकी आत्मा की शांति कहाँ मिलेगी जब आप उस जगह पर पहुंच जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपको डिमोटिवेट कर रही हैं उनको हटाइए। और जो भी आपका मोटिवेशन फैक्टर है, हर व्यक्ति का मोटिवेशन फैक्टर अलग होता है, जी उस मोटिवेशन फैक्टर को आगे रखिए और पढ़िए। 20 जुलाई के बाद एक एक दिन आपके परीक्षा की घड़ी चालू हो जाती है। अब क्या जी करिए, लोगों की नींद चली जाती है, रात में नींद नहीं आती है, 4 4 5 5 दिन बच्चे सोते नहीं है। इस गलती को नहीं करना है। सबसे जी पहली चीज, हमें नींद नहीं आ रही है, हम क्या करें? नहीं, आपको नींद आए चाहे ना आए, आपको 6 घंटे मिनिमम, जी 6 घंटे आंख बंद करके, मोबाइल बंद करके रिलैक्स होना है। आप जब 6 घंटे आंख बंद करके लेटे रहोगे, कभी ना कभी बीच में 1 2 घंटे की गहरी नींद आ जाएगी, जी जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जी नींद प्रॉपर ले। किसी भी प्रकार का नेगेटिव कोई भी एनवायरनमेंट आपके पास आता है, बहुत जी सारे इश्यूज होते हैं, किसी जी के गर्लफ्रेंड के इश्यूज होते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड के इश्यूज होते हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ इन लॉज, मदर फादर, मतलब जो शादीशुदा है उनके साथ तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जो शादीशुदा नहीं है वो अपने आप में इशू ढूंढ लेते हैं। मतलब जी बुरा ना माने यहाँ पर बैचलर्स, जी जी लेकिन जी ऐसा होता है, वो जी अपने आप में इशू ढूंढ लेते हैं कि हम्म किसी की गर्लफ्रेंड नाराज हो रही है, किसी का बॉयफ्रेंड नाराज हो रहा है, किसी हम्म, के घर में अरे मम्मी ऐसा बोल रही है, पापा ऐसा बोल रहे हैं, अरे बोलने दो। जी इनके बोलने को आपको भूलना पड़ेगा और खुद जी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट जो आपको जी निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और आपकी तैयारी को इफेक्ट कर रहा है, तो जी उसको मूव ऑन करो, छोड़ो, आगे बढ़ो। नहीं, जी एक ही ध्येय रखो कि 25 जुलाई को मुझे 2 पेपर देने हैं, सुबह जी 10 से 12, उधर 2 से 4, और जी उसके आगे कोई भी जिंदगी की किसी भी प्रकार की परेशानी बड़ी नहीं है, हम तो उसको करना ही करना है। इसलिए ये करिए। लास्ट डे जो आता है आपका कि 25 तारीख को एग्जाम के पहले 24 तारीख की रात, जी इस दिन लोगों की नींद उड़ जाती है। बिल्कुल लेकिन आपको 8 घंटे तो लेटना है। जिनका रिवीजन नहीं हो पाता है वो 6 घंटे भी चलेगा कि चलो ठीक है 2 घंटे आप और रिवाइज कर लो, लेकिन 6 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। और सोना कैसा है, इस सोने की आदत के लिए आप अभी से आदत डालिए। अभी क्या बच्चे करते हैं, सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, 5 बजे तक पढ़ते हैं, अब फिर सोएंगे, फिर सो के उठेंगे 11 बजे, 10 बजे। ये रूटीन यदि आप अभी फॉलो करोगे तो एक दिन में कैसे आपको रात में नींद आ जाएगी, जबकि आपको पता है कि सुबह आपको एग्जाम देना है। तो जिसकी भी नाइट स्टडी की आदत है वो आज से ही खुद को 2 बजे स्ट्रिक्ट कर ले, रात में 2 बजे के बाद स्टडी नहीं करे। आज से जब वो 2 बजे से सोने की आदत डालेगा तो एग्जाम के दिन भी 12 बजे 2 बजे उसको नींद आ जाएगी। सुबह वो 7 बजे भी उठता है तो 10 बजे फ्रेश होके एग्जाम दे सकता है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज आपकी है, आप एक दिन पहले ही, कुछ बच्चों की आदत होती है वो सुबह का वेट करते हैं कि हम सुबह पैन कार्ड अपना रख लेंगे, सुबह एडमिट कार्ड रख लेंगे, सब रख लेंगे सुबह। नहीं, सुबह का आपको कुछ भी इंतजार नहीं करना है। आपका एडमिट कार्ड, सारी चीजें, आपका आधार कार्ड, जो भी वोटर आईडी, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड वहां पर है, वो आपको एक दिन पहले बिल्कुल अपने टेबल पे रख देना है। जी पेन, पेन के लिए आप जो मोटे चलने वाले पेन होते हैं, जैसे अपन देखते हैं ना, जब मेंस में अपन लिखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जिनकी निब जो है वो पतली हो, जी उससे लिखा जाए। लेकिन जब मेन प्री के जब हमको ओएमआर शीट भरनी रहती है तो उसके लिए हम ऐसे पेन का यूज करते हैं जो थोड़ा सा मोटा होता है, उसकी निब मोटी होती है, ताकि वो 2 3 बार घुमाओ और ओएमआर का हमारा वेरी जो सर्कल होता है वेरी वो वेरी फिल हो जाए। इंपॉर्टेंट पार्ट, एब्सोल्युटली। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ही कीनली, बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रॉपर सुने और समझे, क्योंकि आप जब मेंस लिख रहे हैं तो बारीक जो पेन है वो आपको हेल्प करेगा, फैलता नहीं है। लेकिन अगर आप मोटा पेन इस्तेमाल करते हैं तो मेंस में वो आपको दिक्कत दे सकता है।
प्रीलिम्स की जब हम OMR सीट भर रहे हैं तो ये बात जो मैडम ने कही इसका आप विशेष ध्यान रखें कि मोटा पेन आप रखें ताकि 2 बार या 3 बार भी घुमाएं तो आपका गोला जो है वो पूरी तरह से अच्छे से भर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ये सारी बातें हमारे साथ शेयर की और इतना कीमती समय आपने दिया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप देखिए अभी ऑफिस में ही है मैडम दोस्तों, और वहां से ये इंटरव्यू जो है चल रहा है, क्योंकि काम इतना है और समय इतनी कमी होती है इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे जो लर्नर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं वो इन सब बातों का कि एग्जाम के डेट के 5 दिन पहले तक हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या रणनीति होगी, इतने बखूबी और इतनी सुंदरता के साथ मैडम ने आपको बताया। साथ ही ये भी बताया कि ये जो 45 दिन बचे हुए हमारे पास ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके डे बाय डे जो है स्ट्रेटेजी में आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए। रही बात जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा वो ये कि नींद को कंट्रोल करना आपको अभी से सीखना है। हमें 6 घंटे की नींद 8 घंटे की नींद लेना ही है और हमारी पढ़ाई को जारी रखना है। रात में बहुत ज्यादा ना जगें, 2 बजे के बाद आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, 2 बजे के बाद ज्यादा ना जगें। ये जो की हाइलाइट्स हैं जो मैडम ने हमसे बात की वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम जैसे टीचर्स के बारे में कहा जाता है, जैसे हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, कई बार हम बोलते रहते हैं, एक ही बात को हम कई बार दोहराते हैं, जैसे अ टीचर इज अ पर्सन हु नेवर सेज वंस। कोई भी बात एक बार नहीं कहता है टीचर, हमेशा बार बार कहता है। तो ये पहले भी आपने कहा है, आज भी आपने कहा है। तो मैं चाहता हूँ इस पेंडेमिक टाइम में और जो आपके कोई सजेशन हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए अभी तैयारी को लेके, सारी चीजें भूलकर अपने मोटिवेशन को आगे रख के, तो कुछ भी चीज आप अगर ऐड करना चाहती हैं, फाइनल कंक्लूजन आपकी साइड से। फाइनल कंक्लूजन केवल ये है, जी जिंदगी के लक्ष्य को भूलना नहीं है। आप यदि डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो तो दिमाग में रखो एसडीएम की गाड़ी। जी पूरे टाइम जो आपने देखा होगा, मतलब मैं यहाँ पे जोड़ूंगी कि जो जी गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, जी उसमें वो जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको आप लोग पढ़िएगा कि वो क्या है। दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, कर्मांत है। वो जो 8 अष्टांगिक मार्ग है जी उसको देखिए और उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे ना तो आपका लक्ष्य आपकी नजरों के सामने रहेगा। नजरों के सामने का मतलब है जागते हुए सपने देखना नहीं। सपने देखो, मन में रखो, मन में रखो, दूसरे के सामने बिल्कुल भी उसको मत दिखाओ कि मैंने तो अरे ये तो सोच रखा है। नहीं, आपने जो सोचा है वो आपके खुद के विचार हैं। आप करके दिखाओ, दुनिया देखेगी। लास्टली मैं एक चीज बस बोलूंगी, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। वाह, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। जय क्या हिंद, बात। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि हम हर एपिसोड में कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। आज जो है सेकंड एपिसोड है ये। अब मैं चाहता हूं आप प्रॉपर अटेंटिवली ये सारी बातें आपके दिमाग में रखें, कॉपी पेन अपने साथ रखें और हाँ इसी तरह हमें प्यार देते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके दोस्तों तक ये जरूरी जानकारियां जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।